गृह मंथन और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश में किसान आंदोलन को लेकर सुगबुगाहट इन दिनों तेज है। एक तरफ बॉर्डर पर पुलिस ने तैयारी की है तो वहीं दूसरी तरफ किसान बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। राजस्थान के बॉर्डर पर भी पुलिस ने कड़ी व्यवस्थाएं की हैं। जहां एक तरफ किसान सड़कों पर हैं तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में आरक्षण को लेकर जाट समाज ने बीते कई दिनों से महापड़ाव चला हुआ है। किसान और जाट आरक्षण को लेकर समाधान आसान नजर नहीं आ रहा है और इस दौरान दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसानों पर अंबाला के शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसके बाद शंभू बॉर्डर पर हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आया। किसानों ने फतेहगढ़ साहिब से अपना दिल्ली कूच शुरू किया, लेकिन जैसे ही किसान अंबाला बॉर्डर की तरफ पहुंचे तो पुलिस ने उनको रोक लिया। किसानों ने आगे बढ़ने के लिए बैरिकेडिंग तोड़ दी, जिसके बाद पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, अफरा तफरी मच गई। सरकार का यह कहना है कि बातचीत जारी रहेगी, तो वहीं दूसरी ओर किसान भी बातचीत के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। और अब से कुछ समय पहले जब किसानों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अन्न उगाते हैं हम, सरकार ने हमारे लिए किलों की फसल उगाई है, सरकार हमारे लोगों को पकड़ रही है। किसानों के मार्च को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं की किलेबंदी कर दी गई है। किसानों की मांगों को लेकर सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत हुई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। किसानों से वार्ता में शामिल केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का कहना है कि किसान संगठनों के साथ गंभीरता के साथ बातचीत हुई। वहीं भरतपुर धौलपुर के जाट समाज केंद्र की सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर जिले के गांव जयचौली में 17 जनवरी से महापड़ाव जाले हुए हैं और इस महापड़ाव को करीब 28 दिन बीत चुके हैं। इस महापड़ाव के जरिए जाट समाज द्वारा गांधीवादी तरीके से अपनी मांग कर रहे हैं और जाट समाज के प्रतिनिधिमंडल की दिल्ली में वार्ता भी होनी है और इस वार्ता के बाद आगे की रूपरेखा तय होगी, यानी कि क्या आगे होगा वो उस बैठक के बाद असल मायने में तय हो पाएगा। लेकिन आज इन दोनों बड़ी खबरों को लेकर के हम बात कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। आर पार के लिए किसान तैयार हैं, बॉर्डर पर किसान पहुंचे हुए हैं, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन भी इस दौरान उनको रोकने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर जाट आंदोलन को लेकर के जाट संघर्ष समिति के नेता आज बातचीत को लेकर के इंतजार कर रहे हैं कि बातचीत का नतीजा क्या निकलता है, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। तो 28 दिन अभी तक बीत चुके हैं जाट आंदोलन संघर्ष को लेकर। और इस दौरान क्योंकि गाजीपुर में भी पुलिस की बैरिकेडिंग की वजह से जाम की स्थिति बन गई, इस दौरान जानकारी दे रहे हैं रवीश रंजन शुक्ला। मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर NH9 के ऊपर खड़ा हूं। ये आप देखिए NH9 की ये तस्वीर है ताजा, जो कि मेरठ से दिल्ली की ओर जो आने वाला ट्रैफिक है वो देखिए कितना भयानक जो है वो जाम लगा हुआ है। और बताया जा रहा है कि ये 10-12 किलोमीटर तक का ये जाम है पूरा यहाँ पर। और आज सुबह जो भी लोग दिल्ली में आ रहे होंगे तो ये आप देखिए कि ये तकरीबन 8 लेन का है ये NH9 और ये देखिए एक सिंगल गाड़ी के लिए यहाँ पर इसको खोला गया है। यही वजह है कि एक बॉटलनेक बन जाता है और पीछे बहुत जाम लग गया है। इसको भी अगर किसानों के आने की थोड़ी सी भी खबर पुलिस वालों को लगेगी तो इसको बंद कर दिया जाएगा। और 3 लेयर की अभी सिक्योरिटी जो है वो NH9 पर लगी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है। दूसरे साइड में आप देखिए क्रेन लगी हुई है, यानी जो भारी भारी जो गार्डर हैं उनको क्रेन के जरिए कभी भी सड़क पर लाया जा सकता है, इसको पूरी तरीके से बंद किया जा सकता है। उसी क्रेन के बगल में ये देखिए मिक्सिंग मशीन यहाँ पर ट्रक आया हुआ है कि कभी भी कंक्रीट की अगर कोई दीवार बनाने की जरूरत है या ब्लॉक बनाने की जरूरत है तो इस मिक्सिंग मशीन के जरिए तुरंत जो है वो यहाँ पर दीवार बनाई जा सकती है। दूसरी साइड में MCD के तमाम सारे पुराने नए पुराने ट्रक खड़े हुए हैं और तमाम सारे जो ट्रक हैं उनको खड़ा करके और रास्ता रोकने की जो रणनीति है वो दिल्ली पुलिस ने बनाई हुई है। ये देखिए दूसरी साइड में कि दिल्ली की साइड है ये, और दिल्ली की साइड में भी दिल्ली पुलिस ने कमान संभाल रखी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर लगी हुई हैं। और आज सुबह से बहुत ज्यादा परेशानी जो दिल्ली आने वाले लोग हैं या दिल्ली से जो दूसरी जगहों पर जाने वाले लोग हैं उनको खासी परेशानी हो रही है, क्योंकि लाखों लोग दिल्ली
ऑफिस अपने जाते हैं, सुबह का वक्त रहता है, तो इसके वजह से आप सोच सकते हैं कि बेहद परेशानी होगी। और आज शाम को भी जब लौटने लगेंगे दिल्ली से गाजियाबाद, मेरठ की ओर, तब भी उन्हें परेशानी झेलनी निश्चित है। दिल्ली के NH9 से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और इस दौरान इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए जरा समझने की कोशिश है कि इसका हल कैसे निकलेगा, और इंतजार अब ये किया जा रहा है कि जल्द से जल्द सहमति बन पाए और ये स्थिति जैसा पहले भी देखा गया ऐसा कम से कम ना हो। इसी को जरा समझने के लिए कुछ खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ किसान नेता यशपाल मलिक जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। यशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। हमारे साथ माधुराम चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माधुराम चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही एसपी मित्तल जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मित्तल जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले मैं यशपाल मलिक जी आपसे ही जानना चाह रहा हूं, अभी तक की जो परिस्थितियां हैं, जो शुरुआत हुई है, बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं किसान, बैरिकेडिंग से आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, क्या आपको लग रहा है बातचीत कहां तक और इसका असर क्या? देखिए, असर तो पूरे देश का किसान नाराज होगा और दोबारा से फिर प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी पड़ेगी अपने निकम्मे सहयोगियों की वजह से। निकम्मे सहयोगियों से मतलब ये होता है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी होगी कि भाई बातचीत करके मामले का हल करें, और वे लोग मामले को हल अगर नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री तो सब जगह जाएंगे नहीं। तो ये निकम्मे सहयोगी जो पाले हुए, इनकी वजह से ही पिछले कृषि मंत्री और उनकी वजह से 13 महीने पिछली बार बॉर्डर पे बैठाए। ऐसे ही राजस्थान में आज 28 दिन हो गए जाट आरक्षण आंदोलन को चलते हुए। आज वार्ता करेंगे, कल वार्ता करेंगे, परसों वार्ता करेंगे, और लोगों को उकसाने का काम करते हैं कि वे रेलवे ट्रैक पर बैठ जाए, गोली चल जाए, ये चल जाए। भाई, देश में बॉर्डर पे सील करने की क्या आवश्यकता है? लोगों को आप सिर्फ पैसे दे दीजिए, जगह बता दीजिए कि आप यहाँ आके बैठ जाइए दिल्ली में, और उनसे वार्ता करते रहिए। पिछली बार भी सरकार ने जब बॉर्डर सील किए तो लोग बाग 13 महीने बॉर्डर पे रहे। अगर उनको सेफ पैसेज कहीं भी रामलीला मैदान या किसी जगह दे दिया जाता और कहीं पे बातचीत करने का रास्ता खुलता, 13 महीने बाद भी तो ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी गए, उन्होंने कहा कि भाई मेरे से गलती हो गई, मैं आपको समझा नहीं पाया। अब फिर आप ऐसे गोली चलाओगे, लाठी चलाओगे, आंसू गैस आप दिखा रहे हैं अपने चैनल पे। जिस तरह का व्यवहार है, क्या ये देश के लोग नहीं है? ये बॉर्डर से दूसरे पार से आए क्या? ये बांग्लादेश से आए, चाइना से आए, पाकिस्तान से आए, कहां से आए? इस देश के किसान हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ आए हैं, और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत पड़ी? प्रधानमंत्री भी तो इन्होंने ही बनाया। देश में जो आज मंत्रिमंडल बैठा, चुना हुआ मंत्रिमंडल है, तो यहीं के लोगों की वोट से बनता है। इनके घर पे तो कोई मशीन में तो वोट बनती नहीं है। जो लोग इनको वोट दे के राजा बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, MP MLA बनाते हैं, वही इनके ऊपर गोलियां चलवाते हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने अच्छा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से भी एक टिप्पणी की गई है और कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इस मामले को बैठ करके हल करना चाहिए। इसमें किसी भी तरीके से ऐसी स्थिति, हाँ, इसमें सरकार को भी ये कहा गया है, हिदायत दी गई है कि ऐसी सरकार और प्रशासन को कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे किसी को भी नुकसान पहुंचे। मेरा ये कहना, पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी जब 13 महीने का आंदोलन था, और सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि भाई आप कमेटी क्यों नहीं बनाते। आज अगर लोग अपनी फसलों का दाम प्राप्त करने के लिए, आज अगर लोग अपने ऊपर मुकदमे जो उनके ऊपर दर्ज है उसकी वापसी, जब प्रधानमंत्री ने कहा था समझौता करते टाइम, उनके मंत्रियों ने कहा था सब मुकदमे वापसी होंगे। भाई, आज भी आप लखीमपुर खीरी में जो अत्याचार और अन्याय इनके मिनिस्टरों ने किया, उसको ये दंड देने के काबिल नहीं है। ये देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री जो आज जो प्रयास कर रहे हैं कि भाई मैं तीसरी बार भी सत्ता में बैठूं, और वो एक टोनी मिश्रा से डरे हुए हैं। किस बात के लिए टोनी मिश्रा से डरे हुए हैं? उसको तुरंत मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए था। लोगों ने इनके विश्वास पे इनको वोट दी थी, टोनी मिश्रा को थोड़ा वोट दी थी लोगों ने। तो जिस तरह का व्यवहार चल रहा है उस तरह का, अच्छा, हम माने कि ये कुछ प्रमुख मांगे हैं, इसमें MSP का जिक्र है, इसमें आप कह रहे हैं कि जो लोग इससे पहले किसान आंदोलन के दौरान जिनकी मौत हो गई थी उनको जो है मुआवजा दिया जाए, और उनको, हाँ, ये कितना मुआवजा? हाँ, मैं ये कह रहा, अगर 700 आदमी गए, अगर आपने 50-50 लाख रुपए भी दे दिए सबको, हाँ, तो 350 करोड़ रुपए, 350 करोड़ रुपए तो प्रधानमंत्री जी का एक दिन का खर्चा है। एक दिन अगर वे घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो 350 करोड़ रुपए की आमदनी देश को हो जाएगी।
कोई भी देश का बड़ा नेता अगर ये एक दिन की, ठीक है, मैं इस पर जरा जवाब ले लेता हूं, इस पर जरा जवाब भी ले लेता हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता माधोराम चौधरी भी हैं। माधोराम जी, अब ये संकट की स्थिति आ चुकी है, किसान वापस से बॉर्डर पर हैं। पहले भी उनको उम्मीद थी, आस थी कि सरकार की तरफ से कोई जल्दी निर्णय हो पाए, लेकिन बहुत लंबा समय लग गया, 13 महीने लग गए थे। तो इस बार क्या है, बातचीत कुछ जल्दी हो पाएगी क्या, और क्या समाधान निकल पाएगा, सरकार क्या करेगी? देखिए, सरकार तो बातचीत करने के लिए तैयार रहती है। किसानों का बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है और सभी हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं किसान वर्ग से जुड़े हुए हैं। चाहे मित्तल साहब हो, हमारे किसानों के बीच में रहते हैं, यशपाल जी किसानों के नेता है। और किसान क्या है कि बड़ा इमोशनल मुद्दा है। जब चुनाव की बात आती है, चाहे कोई भी सरकार हो, पिछले 70 सालों में देखा है कि अपने चुनाव के टाइम में विपक्ष किसानों को भ्रमित करने की कोशिश करता है या उनको चुनाव के टाइम में सरकार और बीच में तनाव पैदा करता है। पर मोदी जी के टाइम में आपने देखा कि किसानों के लिए जितने काम मोदी जी की सरकार में हुए हैं, निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये चुनाव सर पर है, सिर्फ इसलिए सब कुछ हो रहा है? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि चुनाव के जो सामने आ रहे हैं, चुनाव को देखते हुए किसान एक सेंसिटिव मुद्दा है, उसको बार बार इस समय लाना, और जब चुनाव सामने है तो उससे पहले भी जब बीच में अभी यशपाल जी कह रहे थे कि 13 महीने पहले हुए, तो बातचीत से ही कोई रास्ता निकलता है। तो मोदी जी ने कहा कि जब अगर हम लागू नहीं कर पाए तो उसको वापस ले लिया। परंतु अल्टीमेटली मैं किसान हूं, मेरे को पता है कि वो लागू होता तो बढ़िया होता, आज किसान भी उसको मान रहे हैं। ठीक है, समय और परिस्थितियां थी, लोगों को समझा नहीं पाए, तो मोदी जी ने कहा भाई चलो मैं समझा नहीं पाया, इसलिए माफी मांगता हूं, उसको विड्रॉ करता हूं। किसान की बात क्या एमएसपी के माध्यम से या एमएसपी का मुद्दा बना के आपको कोई आम खाने या पेड़ गिनने? जब मैं कह रहा हूं कि मेरे यहाँ का जीरा अगर 50,000 रुपए क्विंटल बिक रहा है, पहले तो कभी नहीं बिका। ऑयल अगर मान लो सीड्स ऑयल अगर बाहर से नहीं आ रहा है तो उसका मुनाफा किसान को मिल रहा है। पहले बार किसान सम्मान निधि दी गई है, तो किसानों का ऐसा नहीं है, किसान पहले बार। फिर भी मैं कहता हूँ हमारा एरिया राजस्थान, किसानों को अगर यहाँ जितनी तकलीफ है शायद देश में कहीं भी नहीं है, क्योंकि यहाँ का किसान जमीन में से पानी निकालता है, उसकी क्या कॉस्ट होती है वो किसान जानता है, हमें पता है। बाकी जगह नहरे वाले लोगों को तो निश्चित तौर पे बहुत ही कम खर्चे में पानी मिलता है, हमें तो बड़ा विषम परिस्थितियों में पैदा करना पड़ता है। जब नागौर में अगर कोई फसल पैदा करेगा तो जमीन में से खारा पानी निकाल के कैसे पैदा करता है, ये किसान वहां की स्थिति समझनी चाहिए। अच्छा, मैं इस पर जरा एक जल्दी से जवाब ले लेता हूं। मैं इसमें यशपाल जी को जोड़ लेता हूं। यशपाल जी, एक बड़ा सवाल है कि चुनाव आता है तो एक्टिव हो जाते हैं, और इसमें सीधे सीधे आरोप तो कुछ नहीं है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि चुनाव आने के वक्त ही क्यों ये बार बार सवाल उठने लगते हैं। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि सर किसानों की उन्नति होनी चाहिए ना, उनकी जो लागत है खेती को लेकर के अगर वो कम हो रही है तो असल मायने में फायदा तो किसानों को ही है ना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं 2022 में आमदनी दुगनी कर दूंगा, तो उन्होंने घोषणा क्यों करी चुनाव में? चुनाव में घोषणा ही नहीं करनी थी। जब चुनाव में जाएंगे तब तो कहेंगे जी हम किसान को 6,000 रुपए देंगे। ये चुनाव के टाइम पे वादे हैं, चुनाव के टाइम पे याद दिलाए जाएंगे। और 13 महीने पहले कौन से चुनाव थे? जब यूपी के चुनाव आ गए, जब बंगाल के चुनाव आ गए, तो तब इन्होंने वापसी लिया। भाई आज चुनाव का मुद्दा है, जिसको हमने वोट दी और जिसकी बात पे विश्वास किया, और जिसकी बात पे विश्वास करने के बाद 10 साल बाद किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा, तो वो चुनाव के टाइम पे ही तो जाएगा। बिना चुनाव के तो कोई बात सुनता ही नहीं है, और चुनाव के टाइम पे भी लाठी डंडे और गोली पे बात कर रहे हैं। जब चुनाव के टाइम पे लाठी डंडे और गोली से बात कर रहे हैं तो बिना चुनाव के तो कोई बात हो ही नहीं सकती। हाई कोर्ट आपको कह रहा, सुप्रीम कोर्ट में पिछली बार कहा भाई तमाम चीजें हैं जो मुद्दे हैं, भाई साहब ने। नहीं, इससे पहले अच्छा चलिए मैं एक छोटे से ब्रेक लिया, मैं और आते हैं तो उस वक्त आंदोलन जो है वो थोड़ा तेज होने लगता है, उसकी सुगबुगाहट होने लगती है, और ये कहीं ना कहीं एक अलग दिशा में चला जाता है। इसमें कई पॉलिटिकल पार्टियों की, हालांकि खुल करके कोई नहीं कह रहा है, लेकिन दबी जबान में ये भी कह दिया जाता है। और पिछली बार के आंदोलन को लेकर के तो बहुत सारे सवाल उठाए थे। हालांकि एक शब्द बड़ा प्रचलित हुआ था आंदोलन जीविका, जिसको लेकर किसानों ने बड़ी आपत्ति जताई थी। अब इस मामले एक बार क्योंकि फिर से आंदोलन बढ़ रहा है, क्या आपको नजर आ रहा है इसमें बातचीत कम से कम तेजी के साथ आगे बढ़नी चाहिए?
देखिए सुभेंद्र जी, मेरा मानना है कि जिस तरीके से आज क्या नाम से शंभू बॉर्डर पर जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, मुझे नहीं लगता कि क्या नाम से वो एक किसान आंदोलन के दौरान ऐसी स्थितियां उत्पन्न होनी चाहिए। आप देखिए किस तरीके से क्या नाम से वहां पत्थरबाजी हो रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, सड़कों पर नुकीले सरिये लगा दिए गए हैं, सीमेंट की कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी गई। ये किसान आंदोलन है या देश में कोई युद्ध हो रहा है? ऐसा लग रहा है देश में कोई युद्ध हो रहा है। मतलब कितनी भयानक स्थिति हम वहां लगातार हम देख रहे हैं, सुबह से वहां देख रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी क्या नाम से अभी इसमें कॉग्निजेंस लिया है और सभी पक्षों को इसमें नोटिस जारी किया गया। अब यशपाल जी ने बहुत सही बात कही कि आप देखिए ये कह रहे हैं कि क्या नाम से जो भारतीय जनता पार्टी को शासन में लाने वाले किसान ही हैं और किसानों ने उन पर भरोसा किया। मैं यशपाल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, ऐसा होना चाहिए। अब जब 3 महीने बाद चुनाव हो रहे हैं तो यदि लगता है कि क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी ने वादा खिलाफी की है तो मुझे लगता है कि सरकार को पलट देना चाहिए। किसान को चाहिए कि क्या नाम से तीन महीने बाद में 2 महीने बाद में जब आम चुनाव हो रहा है तो उसमें जाके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दे। देखो लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि कोई सरकार अपना वायदा पूरा नहीं करती है तो उसके खिलाफ वोट देकर उसको हटाया जा सकता है। कोर्ट की टिप्पणी में आज ये भी कहा गया कि सिर्फ आपके अधिकारों का नहीं, आंदोलन हो रहा है। इसमें मित्तल साहब, इसमें एक बात का जिक्र और किया गया था जिसको मैं जोड़ देता हूं। इसमें कोर्ट ने कहा था कि आप सिर्फ अपने अधिकारों को ना देखें, आप दूसरों के अधिकारों को भी देखें। ये एक पिटीशन दायर की गई थी जिसमें सड़क पर लगने वाले जाम को लेकर हो रही परेशानियों को लेकर के पहले से ही एक पिटीशन दायर की गई थी, तो उस पर यह कहा गया था। तो इसमें हमें यह भी देखना होगा, और जब आप कह ही रहे हैं कि इतना बड़ा अधिकार है यशपाल मलिक जी, तो क्यों ना हम अपने वोट की ताकत के जरिए, चुनाव सर पर है, अगर सरकार नहीं मान रही है तो वोट के जरिए सरकार पलट दीजिए। एग्जैक्टली, मैं यही मित्तल साहब आता हूं सर, एक बार यशपाल मलिक जी। खूबसूरती है कि आप यदि कोई सरकार वायदा खिलाफ करती है तो आप उसको हटा दीजिए, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए, आप जो अभी जो बॉर्डर पे जो जाम लग गया है उससे लाखों करोड़ों लोग, सुरेंद्र जी, लाखों करोड़ों लोग उससे प्रभावित होंगे। दिल्ली नहीं आ सकेंगे, दिल्ली वाले जाने वाले वहां नहीं जा सकेंगे। वो तो सबसे दिल्ली नहीं, देश के कई राज्य इससे प्रभावित हो रहे हैं, राजस्थान भी उनमें से एक है। ठीक है, मैं इसमें जरा यशपाल मलिक जी को जोड़ लेता हूं। यशपाल जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप कि अगर आपके पास वोट की ताकत है और सबसे बड़ा अधिकार आपके पास है तो उसके इस्तेमाल के जरिए सरकार को पलट दीजिए, चुनाव सर पर है। मैं दूसरी बात कह रहा, देश में पूरी की पूरी वोट जो है वो किसान के पास तो है। और जैसे अभी गंगाराम जी ने कहा कि तो जीरा बोते हैं, इनका जीरा 50,000 बिक गया, तो ये तो वोट देंगे नहीं, ये तो किसान नहीं रहेंगे। ये हर क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं हैं और हर जगह क्लस्टर वाइज फसल बोई जाती है। तो जिस क्लस्टर के लोग जैसे कोई दाल बोने वाला है उसको कोई चिंता नहीं है, जो गेहूं, गन्ना, धान और कुछ दालों की किस्में हैं, बाजरा है, जवार है, तो ये कहना कि भाई आप वोट से बदल दीजिए, निश्चित रूप से वोट से बदला जा सकता है अगर राजनीतिक लोगों की मंशा ठीक हो और किसान संगठन देशव्यापी संगठन हो। छोटे छोटे किसानों के फसलों के आधार पर जस्ट लाइक संगठन है। अब पंजाब के किसान आए हैं, अब हरियाणा के किसान आए हैं, ये ज्यादातर 90% धान और गेहूं के किसान हैं। और यहाँ क्या अच्छा, बार-बार पिछली बार आंदोलन में भी इस बात को बड़ा जोर दिया गया था कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ही किसान इस आंदोलन के अंदर शामिल हैं। मेरी बात सुन लीजिए। वेस्टर्न यूपी के भी किसान हैं, ईस्टर्न यूपी के भी किसान है। ईस्टर्न यूपी से दिल्ली तो यहाँ आ नहीं सकता। अगर ममता चाहे बंगाल में वो दिल्ली में रैली कर ले, नहीं कर सकती। मेरा ये कहने का मतलब है जो लोग एनसीआर के आसपास रहते हैं 200, 300, 400 किलोमीटर में, वही लोग यहाँ के आंदोलनों में शरीक होंगे। भावना तो सबकी है, किसानों को उचित दाम मिले। गंगाराम जी से ये भी पूछना चाहिए कि भाई आपने 6,000 रुपए दिए और 10,000 रुपए का खाद कम काट लिया उसके खाते से, उसकी फसलों पे आपने जीएसटी लगा दी कि भाई आटा तो बिकेगा, गेहूं तो बिकेगा, बिना जीएसटी के आटे पे आप जीएसटी ले लोगे। इसी तरह से तमाम चीजें हैं। सरकार का प्रोडक्शन देता है किसान, पेट ही नहीं भरता, उसका बहुत से जो उसकी फसलें हैं उसका रॉ मटेरियल बनता है। ठीक है। अब गंगाराम जी के खेत से जीरा गया, जीरे पे तो जीएसटी लगेगी। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, मैं एक मैं समय थोड़ा सा कम है, मैं जरा जल्दी से एक सवाल और आपसे पूछना चाह रहा हूं कि पहले रामलीला मैदान जाने की बात थी, तो अभी कोई जगह निर्धारित की गई है? नहीं, ये आंदोलनकारी किसानों के अपने संगठन है। मैं एज ए किसान आपके यहाँ बैठा हूं, मुझे उनकी जो रणनीति है
मुझे पता, वो दिल्ली आके 3 दिन का धरना देना चाहते थे, केवल 3 दिन का। हाँ। 13 तारीख से 16 तारीख तक की उन्होंने परमिशन मांगी थी। ठीक है कि भाई हमें 3 दिन का धरना हो। जो बाकी के जो संयुक्त किसान मोर्चा था उसने 16 तारीख का बंद का आह्वान किया था, भारतीय बंद का। मेरा ये कहने का मतलब है किसान भी इन्हीं जातियों से निकला, इन्हीं राजनीतिक दलों से निकला और इन्हीं के अंदर है। अब गंगाराम जी घर चले जाएंगे तो किसान। ठीक है सर, मैं जरा एक फाइनल कमेंट ले लेता हूं, माधुराम चौधरी जी को जोड़ लेता हूं। माधुराम जी अब बताइए इसका समाधान कैसे, बहुत जल्दी से, समय कम है। देखिए, किसान और अगर सरकार बात करेगी तो निश्चित तौर से हल निकलेगा। और पीयूष गोयल जी और अर्जुन मुंडा जी टेबल पे बैठे थे भी थे, परंतु वहां बातचीत का निष्कर्ष नहीं निकल पाया। पर मैं निश्चित तौर से कहूंगा कि अगर बैठ के बात करेंगे तो मोदी जी और मोदी जी की सरकार किसानों की हितैषी है और आने वाले समय में भी किसान हित में काम करेंगे। मैं ये आपको निश्चित तौर से चलिए ठीक है, और इसी उम्मीद के साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं पर रोक रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इस बातचीत को सिरे तक चढ़ाया जा सके और बातचीत का जो सही निर्णायक भूमिका है वो नजर आ सके और इस आंदोलन को लेकर के जो मकसद के साथ किसान सड़कों पर आए हैं वो पूरा हो पाए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।